हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे प्रोल के बारे में, ठीक है ना। मतलब अब हम पहले डिस्कशन प्रोल पर करेंगे। प्रोल का टॉपिक खत्म होते ही किस पर डिस्कशन करेंगे, फ्यूरेन पर, फिर किस पर, थायोपीन पर, फिर डिस्कशन किस पर करेंगे, हम पिरिडीन पर करेंगे, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो हमारा प्रोल है, प्रोल के अंदर जो मेन टॉपिक है वो हम लोगों को क्या पढ़ने हैं, जहां से हमारा क्वेश्चन बनता है। एक तो बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हम लोगों के कि भाई इसके बनाने की विधि लिखिए, एक मेथड लिखिए और इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना। दूसरी इसकी केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पोर्शन है, पूछता है क्वेश्चन। और तीसरी होगी वो होगी इसकी संरचना और मतलब संरचना और एरोमेटिसिटी, मतलब इसकी एरोमेटिसिटी और स्ट्रक्चर को हमें एक्सप्लेन करना है, किसकी, प्रोल की को, ठीक है। तो इसके कितने पोर्शन हो गए, 3 पोर्शन हो गए जो अपने इससे मेजर पोर्शन है। इनको तो हमें बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ना है, ठीक है ना। कौन कौन सी बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद उनकी केमिकल रिएक्शन और उसके बाद उनकी एरोमेटिसिटी और स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एक एक टॉपिक को मैं बहुत बड़ी बड़ी तरीका से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके चलूंगा। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये पोजीशन में तो ये तो आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिए थे, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर किसके, प्रोल की है, ये उसकी कौन सी पोजीशन है, अल्फा पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन, बीटा पोजीशन है। क्योंकि जो हेटेरोएटम होता है उसको 0 पोजीशन देते हैं, उसके जस्ट वाली पोजीशन अल्फा की होती है, फिर पोजीशन किसकी होती है, बीटा की होती है। नंबरिंग आपको पता, हमेशा हेटेरोएटम से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। और इसका आईयूपीसी नोमेनक्लेचर भी मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है ना। पेरोल को आईयूपीसी पद्धति में हम क्या बोलते हैं, एजोल बोलते हैं, ठीक है ना। आईयूपीसी पद्धति में क्या बोलते हैं, एजोल बोलते हैं। और ये भी मैंने आप लोगों के लिए समझा रखा है, ठीक है ना। तो यहां तक तो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये बता देता हूं कि जो प्रोल होता है ना, एक बात तो आपको पता है कि प्रोल की रिएक्टिविटी और हेटेरोएटम है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, उनके कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा। इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। मतलब प्रोल नॉर्मल टेम्परेचर पर इतनी सारी केमिकल रिएक्शन शो कर देता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन। एक बार फिर सुन लो मेरी बात ध्यान से। जितने भी हेटेरोएटम है, जैसे कि यहां पर जिनका डिस्कशन हो रहा है, प्रोल, फ्यूरेन, थायोपीन और पिरिडीन तक की बात कर लेते हैं, उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, प्रोल की होती है। और वो भी किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन की वजह से होती है। क्योंकि नाइट्रोजन एक पल के लिए अपने पास पॉजिटिव को रख सकता है, हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव को एडजस्ट कर लेता है अपने पास, ठीक है ना। तो उस नाइट्रोजन की वजह से, इस नाइट्रोजन की वजह से प्रोल की जो रिएक्टिविटी होती है, प्रोल की जो क्रियाशीलता होती है, और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंडों की कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शनों को शो कर देता है। और ये तो अभी आप लोगों को पता लग जाएगा जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन पाऊंगा मैं, ठीक है ना। बात आप लोग समझ में आ गई। और ये जो आप लोगों का प्रोल है ना, एक तो कोलतार में, जिसको आप डंबर बोलते हो ना, एक तो ये कोलतार में बहुत ज्यादा मिलता है, और एक मिलता है ये अस्थि तेल में। अस्थि तेल का ये मेन सोर्स है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा प्रोल किसमें मिलेगा, अस्थि तेल, जो आपका हड्डियों का तेल होता है, ठीक है ना। उसमें कौन मिलता है, आप लोगों को प्रोल मिलता है, ठीक है ना। तो इसके 2 सोर्स होगा, ये तो इसके बारे में बेसिक चीजें बता रहा हूं वैसे, ठीक है ना। कि जो प्रोल है, एक तो कोलतार में मिलता है जो हम डंबर बोलते हैं, ठीक है ना। और एक किसमें मिलता है, अस्थि तेल में, ठीक है ना। अस्थि तेल का ये कौन होता है, स्रोत होता है, मतलब सोर्स होता है, ठीक है। ये तो उसके बारे में बेसिक चीजें हुई। अब डिस्कशन करते हैं इसके मेन टॉपिक पर, अर्थात बनाने की विधि पर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। तो चलो ठीक है, पूरे को मिटाता हूं और हेडिंग डालता हूं, प्रोल के बनाने की विधि, प्रोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखते चलो आप लोग, ठीक है ना। यहां पर डिस्कशन करते हैं प्रोल के बनाने की विधि, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो, प्रोल के बनाने की विधियां, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रोल, ठीक है ना। प्रोल के बनाने की विधि मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रोल, ठीक है। पहली अस्थि तेल से, ठीक है ना। अस्थि तेल से मतलब हड्डियों के तेल से इसको बनाते हैं, अस्थि तेल से, ठीक है ना। अस्थि तेल से बनाते हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, देख लेना आप लोग। अस्थि तेल से हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोल का, ठीक है ना। दूसरी केमिकल रिएक्शन को देखते हैं हम लोग एसिटिलीन से, ठीक है ना। किससे, एसिटिलीन से, एसिटिलीन से। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको समझा देता हूं, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। यहां पर भी CH ट्रिपल बॉन्ड किसको लिख दिया, CH को, ठीक है ना। ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट होगा, यहां पर, और ये वाला बॉन्ड आप लोगों को कहां पर शिफ्ट होगा, यहां पर, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, NH3 से। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी मैंने, NH3 से करवा दी, ठीक है ना। और इसको रक्त तप्त नलियों, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म नलियों, रक्त तप्त का मतलब समझे बहुत ही ज्यादा गर्म नली, रक्त तप्त नली मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म नली, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा गर्म नली लोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोल का फॉर्मेशन होगा, और आप लोगों की H2 गैस बाहर निकल जाएगी। CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर सिंगल बॉन्ड CH,
डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा CH, ये कौन होगा आपका NH, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ से H2 गैस आप लोगों की बाहर निकल जाएगा और ये क्या बनेगा प्रोल, ठीक है ना। ये आप लोगों की स्ट्रक्चर किस हो गई प्रोल की, और ये कौन हो गया आपका एसिटिलीन। अब देखिए आप इस रिएक्शन को, अभी समझाता हूं आप लोगों को। इधर देखिए, पहले तो अस्थितेल से किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोल का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी मेथड है एसिटिलीन से, अर्थात एसिटिलीन से भी हमको कौन मिलता है, प्रोल मिलता है। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एसिटिलीन के दो मॉलिक्यूल्स और मैंने मिक्स कर दिया किसके साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ एसिटिलीन को मिक्स करके और उसको बहुत ज्यादा गर्म नलियों में से निकालता हूं, तो मुझे किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोल का फॉर्मेशन होता है, और H2 गैस आप लोगों की बाहर निकल जाती है। तो कॉमन सी बात है, एसिटिलीन है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों की NH3 है, NH3 में से आप H2 को बाहर निकाल दो तो NH बचेगा, NH को आप वहां पर ही एडजस्ट कर दे। फॉर्मूला किसको हो गया, प्रोल का फॉर्मूला हो गया, और H2 गैस आप लोगों की एटमॉस्फेयर में मतलब वातावरण में बाहर निकल गई। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, दिमाग में करते चलो क्लियर। पहली मेथड कौन सी थी अपनी, अस्थितेल से, दूसरी कौन है, एसिटिलीन से। अब तीसरी पर डिस्कशन करेंगे जो कि किसके होगी, फ्यूरेन से, अर्थात हम फ्यूरेन से किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोल का फॉर्मेशन करेंगे। ये रिएक्शन तो आ गया, सीधी सीधी सी रिएक्शन है यार, एसिटिलीन को और एसिटिलीन का और इसका अमोनिया का मिक्स का मतलब मिक्सचर बना रही है, मिक्सचर बनाकर उसको रख देता, तो बहुत ज्यादा गर्म नलियों में से जब आप निकालते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोल का फॉर्मेशन होता है। H2 गैस आप लोगों को बाहर निकल जाएगी। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहां पर पहुंचा दो और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहां पर पहुंचा दो, तो ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आप लोगों का प्रोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, हमारी प्रोल की स्ट्रक्चर हो गई। आगे मेरी बात आप लोग समझ में। अब हम दूसरी पर डिस्कशन करते हैं, दूसरी है फ्यूरेन से। फ्यूरेन से भी हम किसका फॉर्मेशन करना है, प्रोल का फॉर्मेशन करना है। तो देखो फ्यूरेन वाली को भी इसको मिटा देता हूं, ठीक। तीसरी केमिकल रिएक्शन है फ्यूरेन से, क्या बनाना है, प्रोल बनाना है, क्योंकि बनाने की विधि किसकी चल रही है, प्रोल की। चलो देखो, इसके तीसरी बनाने की विधि लेते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रोल की, फ्यूरेन से, ठीक है ना। फ्यूरेन से हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। तो देख लो आप लोग, यहां पर मैंने किसको ले लिया, फ्यूरेन को ले लिया, ठीक है ना, किसको ले लिया, फ्यूरेन को ले लिया, और उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, अमोनिया के साथ। कैटेलिस्ट यहां पर लिया मैंने उत्प्रेरक Al2O3 और -H2 आप लोगों को बाहर निकल जाएगा, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, प्रोल का, क्योंकि बनाने की विधि किसकी चल रही है, प्रोल की चल रही है, ठीक है। बनाने की विधि कौन की चल रही है, प्रोल की। यहाँ पर इसको नाम लिख दो प्रोल, ठीक। आप सुनो मेरी बात, इसका भी नाम लिख दो फ्यूरेन, इसका भी नाम लिख दो फ्यूरेन। तो देखो भैया सुनो, सिंपल सी रिएक्शन, कुछ भी नहीं, सीधी सी है। यहां पर हम फ्यूरेन से किसका फॉर्मेशन करेंगे, फ्यूरेन से यहां पर हम फॉर्मेशन किसका कर रहे हैं, प्रोल का कर रहे हैं। तो यहां पर फ्यूरेन और अमोनिया दोनों का मैंने मिक्स कर लिया, और उसको Al2O3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब इस रिएक्शन को करवाता हूं तो किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोल का, और यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाता है। कैसे, इधर देखिए, देखो ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, फ्यूरेन की होती है, ठीक है ना। उसका मिक्स किसके साथ कर रहे हो, अमोनिया के साथ कर रहे हो। तो गौर से देखो, यहां से आप लोगों का H2 निकलेगा, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, H2 निकल गया, और यहां से आपका ऑक्सीजन निकलेगा, तो H2O अर्थात वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों को बाहर निकल गया। अब H2 यहां से निकलने के बाद यहां पर क्या बचा, NH आप लोगों को यहां पर एडजस्ट हो जाएगा, और ये फॉर्मूला किसको हो जाएगा, प्रोल का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इसका मतलब फ्यूरेन से भी हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है, नहीं है। अर्थात प्रोल के जो बनाने की विधि, प्रोल की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मैंने आप लोगों के लिए कितनी करवा दी, 3। पहली तो अस्थितेल से, दूसरी एसिटिलीन से, और तीसरी किससे, फ्यूरेन से। वो एग्जाम में इस तरीके से पूछता है, वैसे वो केमिकल प्रॉपर्टीज को या स्ट्रक्चर को पूछता है, उससे पहले वो पूछ लेता है कि भाई प्रोल के बनाने की कोई एक विधि को लिखिए, कोई सी भी, वो किसी को भी पूछ लेता है, प्रोल के बनाने की कोई एक विधि को लिखिए और उसकी स्ट्रक्चर को और एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन कीजिए। तो जो आपको पसंद है, मैंने 3 करवाई है आप लोगों के लिए, 3 काफी है, ठीक है ना। मैंने प्रोल के बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितनी करवाई, 3। पहली अस्थितेल से, दूसरी एसिटिलीन से, और तीसरी फ्यूरेन से, ठीक है ना। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आए कि भाई प्रोल के बनाने की कोई एक मेथड लिखिए और फिर वो कोई अगला क्वेश्चन पूछ ले उसी के अंदर, ठीक है ना। तो आप लोग एक मेथड जो आपको पसंद है उसे किसी को भी लिख देना, ये सिंपल लगा तो इसको लिख देना, एसिटिलीन वाली सिंपल
सिंपल लगे तो एसिटिलीन वाले को लिख देना, अस्थि तेल सिंपल लगे तो अस्थि तेल को लिख देना, ठीक है ना, जो आपको पसंद है उसको लिख देना। अर्थात प्रोल के बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आप लोगों के लिए कितनी करवाई है, 3 करवाई है, ठीक है। अब इसके टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमारा क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक। मैं आप लोगों को बता देता हूं, बहुत ही कम केस पे ऐसे नहीं के बराबर वो क्वेश्चन होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से वो हमारा क्वेश्चन नहीं बनाता, ठीक है ना। इसलिए फिजिकल, क्योंकि उसमें कोई चीज क्वेश्चन पूछने लायक है ही नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ भी चीज पूछने लायक नहीं है। मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों के लिए नोट्स में बहुत बढ़िया तरीका से लिख कर रखी है, आप लोग आराम से देख लेना, और उसमें समझाने वाली कोई बात भी नहीं है, ठीक है ना, कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई समझाने वाली बात है, वो ही उनके पेरोल के गलनांक, कुतनांक, हिमांक, वाटर में सोलुबल है, अनसोलुबल है, वो सारी चीजें ऐसी छोटी मोटी चीज है, ठीक है ना। तो ये जो पेरोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो मैंने नोट्स में लिख कर रखी है, आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, पेरोल के जो भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनको नोट्स में बहुत बढ़िया तरीका से लिख कर रखा, आप लोग एक बार उनको पढ़ लेना, क्योंकि उनमें समझाने की ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इसका जो मेन समझाने का पोर्शन है वो क्या है, इसका केमिकल गुण, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी। तो अब हम इसके रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किसकी, प्रोल की। तो हेडिंग डाल रहा हूं रासायनिक गुण अर्थात रासायनिक अभिक्रिया, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम किसका डिस्कशन करते हैं, केमिकल रिएक्शनों का। तो चल देखो प्रोल का, इसका भी डिस्कशन करते हैं केमिकल रिएक्शनों पर। यहां पर लेते हैं प्रोल की रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब प्रोल की केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, प्रोल की केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि यहां पर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शनों का डिस्कशन करेंगे। कैपिटल ए में बात करेंगे प्रतिस्थापन, बिल्कुल ये तो करेगा ही, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंडों की मेन केमिकल रिएक्शन होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैपिटल बी में बात करेंगे योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। अब बताऊंगा क्या ये एडिशन रिएक्शन कैसे शो करेगा। तीसरी उभयधर्मी एम्फोटेरिक, उभयधर्मी प्रकृति, एम्फोटेरिक नेचर, उभयधर्मी प्रकृति मतलब एम्फोटेरिक नेचर। कैपिटल डी एमिनो, मतलब वही NH ग्रुप है आप लोगों का, एमिनो समूह की अभिक्रियाएं, एमिनो समूह की अभिक्रियाएं। कैपिटल ई वलय का विस्तार, रिंग एक्सपेंशन, वलय का विस्तार, विस्तार का मतलब फैलना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिंग एक्सपेंशन, ठीक है ना। कैपिटल ई, कैपिटल एफ ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन। कैपिटल जी वलय का खुलना, ठीक है ना, वलय का खुलना मतलब रिंग ओपन, ठीक है ना, रिंग ओपन मतलब वलय आप लोगों की रिंग क्या हो रही है, खुल रही है, इसका मतलब वो क्या हो रही है, ओपन हो रही है। अब सुनो मेरी बात भैया ध्यान से, कि अब हम डिस्कशन करते हैं प्रोल के रासायनिक गुणों पर, अर्थात उसकी केमिकल रिएक्शनों पर, क्योंकि रासायनिक गुणों के अंदर हम किसका डिस्कशन करते हैं, केमिकल रिएक्शनों का। तो इसमें तो कोई दायरा नहीं है कि वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो शो करेगी, और प्रतिस्थापन में भी कौन सी करेगी, इलेक्ट्रॉन स्नेक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर वो कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका डिस्कशन आपको होता है पिछले लेक्चर में हो चुका है, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी मेन केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड आप जानते हो योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन अगर प्रोल एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है तो उसका क्या रीजन है उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। उभयधर्मी प्रकृति, एम्फोटेरिक नेचर, इसका मतलब ये होता है कि जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है उनको बोलता है उभयधर्मी प्रकृति, एम्फोटेरिक नेचर। जब उसका डिस्कशन होगा तब डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एमिनो समूह की अभिक्रिया, भाई आपको पता है प्रोल की स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है ना, प्रोल की स्ट्रक्चर ये होती है। कौन होता है, नाइट्रोजन एटम होता है, ठीक है ना, ये कौन होता है आप लोगों का, नाइट्रोजन एटम होता है। तो इस ग्रुप की रिएक्शन हो, इसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एमिनो ग्रुप बोलते हैं। तो एमिनो समूह की अभिक्रियाएं अर्थात वो केमिकल रिएक्शन होंगी जिनमें आपका ये NH ग्रुप पार्टिसिपेट होगा, मतलब ये NH ग्रुप रिएक्शन करेगा,
ठीक, जब करेंगे तब देखेंगे। फिर उसके बाद वलय का विस्तार, रिंग एक्सपेंशन। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब रिंग सिकुड़ती है, और एक होता है वलय का विस्तार, रिंग एक्सपेंशन, मतलब जैसे 4 कार्बन 5 कार्बन में कन्वर्ट हो गए तो रिंग का विस्तार हो गया। और भाई कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपके 4 कार्बन की कोई रिंग है, ठीक है ना, वो 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब रिंग सिकुड़ गई, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और अगर आपने रिएक्शन 4 कार्बन की करवाई और वहां पर प्रोडक्ट में 5 कार्बनों वाली रिंग मिल गई, इसका मतलब वलय का विस्तार हो गया, रिंग का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तब उसकी बात होगी जब डिस्कशन करेंगे। ये हो गया वलय का विस्तार। उसके बाद ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और इसके बाद वलय का खुलना, मतलब रिंग ओपन। तो किस तरीका से इसकी रिंग ओपन होगी, एक एक का डिस्कशन बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन हम किसका करेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी किसका डिस्कशन होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें पेरोल की रिंग पर पहला अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा, जिसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। चलो देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो देखो भाई, यहां पर ले रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पेरोल की रासायनिक अभिक्रिया, इसको भी मिटा देता हूं, जगह कम पड़ेगी। कैपिटल ए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें भी हम पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे, हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन। हेलोजनीकरण को क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन। मैं कुछ केमिकल रिएक्शन शो कर देता हूं, उसके बाद एक साथ सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये ले लिया मैंने किसको, पेरोल को। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, H2Cl2 से, ठीक है ना। और यहां पर लिख दिया क्लोरीनीकरण। अरे भाई क्लोरीन का इंटर करवा रहे हो तो क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण, ठीक। यहां पर जो आप लोगों का प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा, सभी पोजीशन से किसको जोड़ देते हैं हम, क्लोरीन, 1 2 3 4, ये बनाएगा 2 3 4 5 टेट्रा क्लोरोप्रोल, ठीक। ये हो गया बहु प्रतिस्थापी उत्पाद, मतलब पॉली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ठीक। अब हम क्या करवा देते हैं, Br2 से रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, Br2 से। तो करवा दो भैया, ये लो ब्रोमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर आप लोगों ने जो कैटलिस्ट लिया है वो लिया मेथेनॉल, ये लिख दो ब्रोमिनीकरण, ब्रोमिनेशन, ये प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों का Br, और यहां पर भी किसको लिख दिया, Br को। कोई 2 3 4 5 टेट्रा ब्रोमोपेरोल, और ये भी कौन हो गया, बहु प्रतिस्थापी, मतलब पॉली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, बहु प्रतिस्थापी उत्पाद। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अब हम डिस्कशन किसका कर लेते हैं, आयोडीन का। ये लो भैया कर लो, ये कौन, वही अपना पेरोल हो गया, ये भी अपना कौन है, पेरोल हो गया। और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, I2 से करवा दी, किसकी प्रेजेंस में, Ki और H2O की प्रेजेंस में। तो कुछ नहीं है, सीधी सी है, हर जगह पर आयोडीन को जोड़ दो आप लोग। ये लो I I I, और यहां पर भी किसको जोड़ दिया, I को। प्रोडक्ट हो गया 2 3 4 5 टेट्रा आयोडोप्रोल, ठीक। अब समझाता हूं पूरे को, देखो आप लोग इधर देखिए भैया, और पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, अभी पूरी केमिकल रिएक्शन समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट लग रहा है, कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है। पहली केमिकल रिएक्शन उसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी आपको पता किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अर्थात पहला अटैक किसका हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अंदर भी पहली अभिक्रिया कौन सी पड़ी है, हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन, अर्थात हाइड्रोजन एटम को कौन रिप्लेस करेगा, हेलोजन करेगा, ठीक।
अब यहाँ पर मैंने क्लोरीनीकरण भी करवाया है, ब्रोमीनीकरण भी करवाया, आयोडीनीकरण भी करवाया, मतलब क्लोरीनेशन करवाया, ब्रोमिनेशन करवाया, आयोडीनेशन भी करवाया। बहुत से स्टूडेंटों के दिमाग में ये चल रही होगी कि सर फ्लोरीन की से भी तो बिल्कुल, फ्लोरीन भी हैलोजन फैमिली से आता है तो उसका भी हैलोजनीकरण हो सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि फ्लोरीन की विद्युतता, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसकी एक अलग से केमिस्ट्री चलती है, ठीक है ना। फ्लोरीन को यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन का काउंट करने का अभी मैं आप लोगों को रीजन दूंगा। फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है और प्रोल की रिंग भी रिएक्टिव है, क्योंकि इसका डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं कि प्रोल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो प्रोल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा और उधर आपकी फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा, दोनों की रिएक्टिविटी अगर आपस में एक दूसरे से ऐड हो गए तो जो आपका प्रोडक्ट है वो ये मान लो मतलब बहुत ही ज्यादा काला पड़ जाएगा। बहुत ही ज्यादा काले का मतलब वो ये है बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। यार एक बात होता है, प्रोल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है और जब फ्लोरीन की, फिर वो तो अंधेरे के अंदर भी रिएक्शन को शो कर देंगे अपने को। आगे नहीं, मेरे बात सही है। इसलिए यहाँ पर फ्लोरीन का यूज नहीं करते, क्योंकि फ्लोरीन की क्रियाशीलता, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और इधर प्रोल भी रिएक्टिव होता है। इसका डिस्कशन तो हम कर ही चुके हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जितने का डिस्कशन हो रहा है उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? प्रोल की। चलो ये बात समझ में आ गया कि कोई दिक्कत नहीं सर, फ्लोरीन की भी बात मानी हमने, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो इसलिए आपने फ्लोरीन को नहीं लिया, क्लोरीन को लिया, ब्रोमीन को लिया और आयोडीन को लिया है। क्लोरीन से रिएक्शन हो रही है क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन से रिएक्शन हो रही है ब्रोमीनीकरण और आयोडीन से रिएक्शन हो रही है आयोडीनीकरण। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज समझ में आ गई। लेकिन सर एक बात बताओ, आपने इससे पहले वाले लेक्चर में ये बात बताई थी कि जब भी ये प्रोल फ्यूरिन थायोपीन पर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो आपने ये बताई थी कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा? उसकी स्थिति 2 पर, अर्थात उसकी अल्फा पोजीशन पर अटैक करेगा। सर ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो सभी स्थिति पर अटैक हो रहा है। भैया यही तो बात है, यही तो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, इसका डिस्कशन पहले ही हो चुका है कि प्रोल की रिंग इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है कि उसकी सब पोजीशन क्या होती है? एक्टिव हो जाती हैं। उसकी अल्फा पोजीशन हो या उसकी बीटा पोजीशन हो। मैं यही बात तो बता रहा हूं, फ्लोरीन ने क्यों नहीं रिएक्शन शो की? क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा और रिंग तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। आपका जो प्रोल है वो तो खुद ही अपने आप में बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो मोनो सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो पॉली सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट बनाता है। अर्थात उसकी प्रत्येक पोजीशन इतनी ज्यादा एक्टिव होती है कि वो सबके साथ रिएक्शन शो कर लेगी। आप लोग खुद इस चीज का आइडिया लगा सकते हो कि हमने अटैक कितने करवाया। हमने तो ये सोच कर चला था कि हमारा जो क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन केवल स्थिति 2 पर ही अटैक करे, लेकिन उसकी रिंग इतनी ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, इतनी ज्यादा क्रियाशीलता है उसकी रिंग की कि देखो आप लोग देखो, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ या आयोडीन हुआ, वो उसकी सभी पोजीशनों पर अटैक कर रहा है। स्थिति 2 पर भी अटैक कर रहे हैं और स्थिति 3 पर भी अटैक कर रहे हैं। अर्थात उनकी अल्फा पोजीशन पर भी अटैक हो रहा है, बीटा पोजीशन पर भी अटैक हो रहा है। तो ध्यान में रखना आप लोग कि प्रोल की रिएक्शन जब हेलोजन से करवाते हैं, क्योंकि हेलोजन के जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे वो फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, इन सबकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है और प्रोल की रिंग पहले से रिएक्टिव है। तो देख लो आप लोग, मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। मोनो का मतलब एक ग्रुप किसी पोजीशन पर नहीं जुड़ेगा, उसकी हर पोजीशन एक्टिव होती है। तो अगर उसकी हर पोजीशन एक्टिव है तो आपका हेलोजन हर पोजीशन अटैक करेगा। इसलिए यहां पर मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहु प्रतिस्थापी उत्पाद मतलब पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रिंग बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अर्थात प्रोल की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होने की वजह से जब वो आप लोग उसका हेलोजनीकरण करवाते हो तो मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद नहीं पड़ता, उनको क्या बनता है? पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अर्थात बहु प्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है, पॉली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाता है। अर्थात उसकी प्रत्येक पोजीशन क्या होती है? एक्टिव होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना। तो जब आप लोग प्रोल का हेलोजनीकरण करवाते हो, ठीक है, हेलोजनीकरण में आप क्लोरीनीकरण करवाते हो तो उसकी प्रत्येक पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्योंकि उसकी प्रत्येक पोजीशन एक्टिव है, क्योंकि उसकी रिंग रिएक्टिव है, ठीक है ना। जब आप ब्रोमीनीकरण करवाते हो तो उसकी प्रत्येक पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा और जब आप आयोडीनीकरण करवाते हो या आयोडीनेशन करवाते हो तो प्रत्येक पोजीशन पर उसका कौन जुड़ जाएगा? आयोडीन जुड़ जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में गई। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोल की रिंग है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो हाँ, ये चीज हो सकती है क्या, माना कि इसमें हम कोई कैटेलिस्ट यूज कर ले, कोई हायर कंडीशन में कोई कैटेलिस्ट यूज कर ले, तो कैटेलिस्ट यूज करते प्रोल की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम, ठीक है ना। और अगर प्रोल की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो कॉमन सी बात है, आप मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद भी प्राप्त कर सकते हो। एक बात बताओ, अभी तो मैंने ये जो कैटेलिस्ट ले रखे ये ज्यादा हाई लेवल का कैटेलिस्ट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कोई आप लोगों ने हाई लेवल का कोई कैटेलिस्ट ले लिया, ठीक है ना, वो या फिर कोई ऐसा कैटेलिस्ट ले लिया जो इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगा? कम। तो एक बात बताओ,
कोई कैटेलिस्ट ले लिया और इसके साथ डाल दिया तो वो इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है ना। और फिर आप हैलोजनीकरण करवाओगे तो फिर आपका अटैक सिर्फ एक पोजीशन पर ही होगा और वो पोजीशन कौन होगी, स्थिति 2। लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा हाई लेवल का कोई कैटेलिस्ट यूज नहीं कर रहे, इसीलिए हम लोगों को कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अरे भैया एक बार फिर बता देता हूं, ये यहाँ पर अटैक 2 पर करना चाहिए लेकिन प्रत्येक पोजीशन पर अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, उसकी हर पोजीशन एक्टिव होती है और हर पोजीशन एक्टिव होने की वजह से हम चाहते हैं हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले, लेकिन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, हमको कौन मिल रहा, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है। हाँ, अगर मोनो चाहते तो वो भी मिल सकता है, लेकिन फिर आप लोगों को कोई ऐसा कैटेलिस्ट लेना पड़ेगा जो कि पेरोल की रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, कम। अगर उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा हैलोजन के प्रति, ठीक है ना, और वो अपना कौन सा प्रोडक्ट बना देगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वो कौन सा प्रोडक्ट बनाता, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ये बात तो किसकी हो गई, हैलोजनीकरण की। अब दूसरी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, वो होगी आपकी नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन रिएक्शन। तो चलो करते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन पर, ठीक है। हैलोजनीकरण समझ में आ गई। अब दूसरी केमिकल रिएक्शन लेते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। तो कॉमन सी बात है, वहां पर NO2 ग्रुप इंटर करवाएंगे और हाइड्रोजन आप लोगों का बाहर निकल रहा है। भाई प्रत्येक पोजीशन में आपका हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, क्योंकि आपको होता हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन हटेगा और हाइड्रोजन हटेगा और इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह पर अटैक करेगा, क्योंकि पहला अटैक किसको हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। चलो देखो उसको भी, ठीक है। दूसरी केमिकल रिएक्शन लेते हैं इसकी नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। तो कुछ नहीं है, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, देख लेते हैं। देखो यहां पर ले ली मैंने दूसरी केमिकल रिएक्शन नाइट्रीकरण, अर्थात नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रेशन। और ये किसको ले लिया मैंने, प्रोल को ले लिया, ठीक। ये मैंने किसको ले लिया, प्रोल को, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किसकी चल रही है, प्रोल की, ठीक। और उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, HNO3, ठीक। और यहां पर HNO3 और यहां पर जो मैंने कैटेलिस्ट लिया है वो लिया है AC2O, ठीक है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। क्या लिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर लिया, ठीक है। तो 2 नाइट्रो प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा। तो आपका 2 नाइट्रो प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहां पर किसको जोड़ देता हूं, ये लिख दिया मैंने किसको, NH को लिख दिया, यहां पर मैंने NO2 लिख दिया और ये बन गया 2 नाइट्रो प्रोल। यहां पर किसको लिख दिया, 2 नाइट्रो प्रोल, क्योंकि दो पोजीशन से कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया। आप समझो मेरी बात ध्यान से। अब आपका फिर क्वेश्चन हो गया कि सर एक बात बताओ, यहां पर अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कैसे बना दिया, ठीक है। उसका जवाब दे देता हूं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिया कि हम चाहते हैं कि हमारा पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बने, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कैटेलिस्ट चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। हैलोजनीकरण अभिक्रिया के अंदर भी आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन उस कंडीशन में आपको कोई ऐसा कैटेलिस्ट लेना पड़ेगा जो कि उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर दे, कम कर दे। तो कॉमन सी बात है, मोनो मिल जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में करवाओगे तो ध्यान में रखना उस कंडीशन में तो पॉली मिलेगा। और यहां पर भी यही बात होगी, यहां पर भी पॉली बनने की पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन मैं कैटेलिस्ट को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा और इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। कैसे, इधर देखो यार, आप लोग बहुत दिनों से एक चीज पर चाहे नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन अभिक्रिया। एक बात को तो पता है हमें, नाइट्रीकरण अभिक्रिया में NO2 ग्रुप अटैक करता है जिससे भी आप रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक। ये चीज तो हमें पहले से ही पता है, ठीक। लेकिन जब हम नाइट्रीकरण अभिक्रिया करवाते हैं किसी की, यहां पर तो प्रोल क्यों, किसी की करवाओ तो HNO3 के साथ हम किसको लेते हैं, H2SO4 को लेते हैं। लेकिन अब की बार मैंने H2SO4 को नहीं लिया और मैंने कैटेलिस्ट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया और मैंने किसको ले लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड की, जिसकी स्ट्रक्चर ये होती है। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, एसिटिक एनहाइड्राइड की, CH3CO, ठीक है ना। इसको AC ग्रुप बोलते हैं, एसाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। AC2O को मतलब क्या होता है, ये AC ग्रुप होता है, इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। अरे यार आपको कितनी बार समझाओ, सारी चीजें एसाइल ग्रुप होते हैं। ये ऐसा हम लिख देते हैं फेनिल ग्रुप, ठीक है ना। तो इतने बड़े इनको नहीं लेते, शुरू के 2 अक्षर काम में लेते हैं उनके। जैसे फेनिल ग्रुप होता है उसको हम क्या लिखते हैं, PH लिखते हैं, AR। ये एरिल ग्रुप होता है उसको AR लिखते हैं। मैथिल ग्रुप होता है उसको ME लिखते हैं। एथिल ग्रुप होता है उसको ET लिखते हैं। आगे दोबारा
शुरू के दो ले लेते हैं। जैसे कि आपको तो फेनिल को हम पूरा फेनिल लिखते हैं, केवल पीएच लिखते हैं। एरिल को पूरा एरिल लिखते हैं, केवल एआर ले लेते हैं। मेथिल को हम एमी से शो कर देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मेथिल कौन लिखा है, तो सामने के दो अक्षर शो कर दिए एमी। ये एथिल ईटी से कर देते हैं शो, क्योंकि इतना बड़ा एथिल कौन लिखा है, इसलिए ईटी के से कर देते शो। उसी तरीका से जो आपका एसाइल ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप कौन सा होता है, एसाइल ग्रुप, तो उसको एसी से शो कर देते हैं। अब एसिटिक एंड हाइड्राइड के अंदर एसाइल ग्रुप कितने होते हैं, दो। एक एसाइल ग्रुप तो ये रहा आप लोगों का, और एक एसाइल ग्रुप ये रहा, और ये आपका ऑक्सीजन रहा, तो हो तो गया AC2O। एक एसी कितने एसी, दो एसी, और आप लोगों का ये ऑक्सीजन रहा, ये आपका एसाइल ग्रुप हो गया। बात समझ में आ गई ना आप लोगों का। इसलिए इसको एसिटिक एनहाइड्राइड को हम AC2O भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसकी स्ट्रक्चर है। एसी का मतलब होता है एसाइल ग्रुप, जो कि CH3CO ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। तो दो तो आपके CH3CO अर्थात एसाइल ग्रुप, और एक आप लोगों को ऑक्सीजन है, तो शॉर्टकट में उसको क्या लिखते हैं, AC2O। ये कॉन्सेप्ट वाली चीजें याद रखा करो। चलो ठीक है, रिएक्शन पर डिस्कशन करते हैं। सुनो, नॉर्मल तरीका से जब हम नाइट्रीकरण अभिक्रिया करवाते हैं किसी के साथ, तो HNO3 के साथ हम क्या यूज करते हैं, H2SO4 करते हैं। लेकिन अब की बार मैंने H2SO4 नहीं किया, और मैंने H2SO4 की जगह पे किसको ले लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड को, अर्थात AC2O को। अगर मैं यहां पर H2SO4 लेता तो ध्यान में रखना, मेरा उस कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट बनता, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो। और मैंने कैटेलिस्ट को जैसे चेंज किया, कैटेलिस्ट ने क्या किया, इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, तो आपको आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है सिर्फ एक पोजीशन पर अटैक करेगा, और वो पोजीशन कौन होगी, स्थिति 2। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं यहां पर इसको चेंज कर दूं, और मैं यहां पर लिख दूं H2SO4, यहां पर अगर मैं H2SO4 लिख दूं, यहां पर अगर मैं क्या लिख दूं, H2SO4, तो ध्यान में रखना फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो उसकी नॉर्मल कंडीशन हो गई। फिर NO2 यहां पर भी जुड़ेगा, यहां पर भी जुड़ेगा, यहां पर भी जुड़ेगा, यहां पर भी जुड़ेगा। बात समझ लो, मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आप लोग नाइट्रीकरण अभिक्रिया नाइट्रेशन सांद्र HNO3 और H2SO4 के साथ करवा रहे हो, तो आपका पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, अर्थात NO2 ग्रुप उसकी हर पोजीशन पर अटैक करेगा प्रोल की पर। लेकिन अगर आप लोगों ने H2SO4 को हटा दिया और उसकी जगह पर कैटेलिस्ट एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया या AC2O ले लिया, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, अर्थात जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो सिर्फ एक ही पोजीशन पर अटैक करेगा, और वो पोजीशन तो आपको पता है, वो पोजीशन कौन है, स्थिति 2। वो पोजीशन कौन सी, स्थिति 2। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। ऐसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आगे बात समझिए। हर चीज का एक मतलब होता है, ठीक है ना। अगर यहां पर H2SO4 लेते हो तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, और अगर आप AC2O लेते हो तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। मोनो का मतलब एक ही पोजीशन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और पॉली का मतलब होता है उसकी हर पोजीशन एक्टिव होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल सभी पोजीशनों पर अटैक करेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से ये कौन सी होती है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो जब पेरोल की रिएक्शन HNO3 की पेरोल की रिएक्शन HNO3 से करवाते हो, किसकी प्रेजेंस में, AC2O की प्रेजेंस में, तो 2 नाइट्रोप्रोल का फॉर्मेशन होता है, जो कि कौन होता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, अर्थात एकल प्रतिस्थापी उत्पाद, ठीक है ना। अर्थात एकल का मतलब एक ही ग्रुप ने अटैक किया है, और वो भी कौन सी ग्रुप ने अटैक किया है, NO2 ग्रुप ने, स्थिति 2 पर, ठीक है ना। इस NO2 को यहां पर लिखोगे तब भी 2 नाइट्रोप्रोल होगा। अब बहुत से बोले मैं तो नहीं लिखूं सर यहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर लिख दे, वो तो एक ही बात तो है। यहां पर लिखोगे तभी 2 नाइट्रोप्रोल होगा, यहां पर लिखोगे तब भी 2 नाइट्रोप्रोल होगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। ये भी अल्फा पोजीशन और ये भी अल्फा पोजीशन है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए आपका प्रोडक्ट कौन मिला, 2 नाइट्रोप्रोल। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितनी केमिकल रिएक्शन हो गई, 2 केमिकल रिएक्शन हो गई। पहली हेलोजेनीकरण, दूसरी नाइट्रीकरण, और तीसरी की बात करता हूं सल्फोनीकरण, अर्थात सल्फोनेशन रिएक्शन। तो चलो देखते हैं यार उसको भी। तो देखो, तीसरी केमिकल रिएक्शन होगी सल्फोनीकरण, मतलब सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनीकरण मतलब सल्फोनेशन रिएक्शन, तो देख लो उसको भी। तीसरी केमिकल रिएक्शन है प्रतिस्थापन का सल्फोनीकरण, मतलब सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनीकरण अभिक्रिया मतलब सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, करवा दो। ये लो पेरोल ले लिया, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किसकी चल रही है, पेरोल की चल रही है। पेरोल ले लिया, उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, SO3 से करवा दी, ठीक है ना। और हमारा पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ना बने, हम तो मोनो चाहते हैं। मोनो चाहते हैं तो भैया कैटेलिस्ट पिरिडीन को ले लो एक तो आप लोग, ठीक है ना। और एक कैटेलिस्ट ले लो Cl CH2 CH2 Cl, ठीक है ना।
1,2 डाइक्लोरोएथेन, इसको क्या बोलते हैं 1,2 डाइक्लोरोएथेन। तो प्रोल 2 सल्फ्यूरिक एसिड आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोल 2 सल्फोनिक एसिड आप लोगों का प्रोडक्ट बन जाएगा। SO3H ग्रुप को यहां पर जोड़ देना, ये लो प्रोल 2 सल्फोनिक एसिड आप लोगों का प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखिए इस रिएक्शन को समझा देता हूं। इधर देखिए भैया, तीसरी अपनी केमिकल रिएक्शन होती है सल्फोनीकरण अभिक्रिया प्लस सल्फोनेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन के नाम से पता लग जाता है कि भाई यहाँ पर प्रोल पर कौन सा ग्रुप जोड़ने वाले हैं, SO3H ग्रुप जोड़ने वाले हैं। अब देखो हम हर कंडीशन में चाहते हैं कि हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिले, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ना मिले, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो पहले से बता देता हूं, ये SO3 ग्रुप की पहले से रिएक्टिविटी कम होती है, तो कॉमन सी बात है रिएक्टिविटी कम होती है तो उसको पॉली प्रोडक्ट बनाने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि खुद की रिएक्टिविटी कम होती है। इसलिए जो सल्फोनीकरण अभिक्रिया होती है, सल्फोनेशन रिएक्शन होती है, वो ज्यादातर उन कंपाउंड में मिलते हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि खुद की कम होती है तो किसी दूसरे के साथ तो वो कर नहीं थे, क्योंकि उनकी भी कम इनकी भी कम, तो कहां से रिएक्शन होगी। लेकिन इसकी कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले की तो ज्यादा है भाई, प्रोल तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। तो जब प्रोल की रिएक्शन SO3 से करवाते हो पिरिडीन, और इसका फॉर्मूला होगा देखो 1,2 डाई क्लोरोएथेन, इसका नाम क्या होगा 1,2 डाइक्लोरोएथेन, ठीक है ना। इन कैटलिस्टों की प्रेजेंस में करवाते हो तो हमको कौन जो SO3H ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन से जुड़ जाता है, 2 पोजीशन से जुड़ जाता है, और प्रोडक्ट मिलेगा प्रोल 2 सल्फोनिक एसिड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें सिंपल चल रही है। कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में क्लियर करके रखो, सभी चीजें सिंपल है, तब कोई भी चीज नहीं है। आगे नहीं मेरी बात समझ, एक एक रिएक्शन को उसके एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर करके चल रहा हूं, ठीक है ना। इसलिए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीका से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हेट्रोसाइक्लिक का तो ऐसा होना चाहिए कि लास्ट में जब क्लियर हो ना तो ऐसा लगे कि यार हेट्रोसाइक्लिक कितनी सिंपल केमिस्ट्री है भैया, ये और भी सिंपल लगेगी आप लोगों को हेट्रोसाइक्लिक की केमिस्ट्री, अगर आप लोग एक एक चीज को समझ समझ के चलोगे। रट्टा मारोगे उसका तो कोई, वो तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट समझ समझ के चल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है भाई, ठीक है, ऐसे कर करके चल रहे हो, सारी चीजें बहुत सिंपल होती चलेंगे, लास्ट में यूनिट खत्म ही हो जाएगी। आपका तो मन ये करेगा यार ये यूनिट और बड़ी होती तो अच्छा रहता, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट जब इंटरेस्टिंग होती है, मजेदार यूनिट होती है ना, तो फिर ये पता नहीं पड़ता कि बड़ी है छोटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो बिल्कुल एंजॉय के साथ करते चलिए यूनिट को, और मेरे साथ साथ चलो, ठीक। मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसे हेडिंगों को ध्यान में रखो। यार इसके बनाने की विधि सर ने कितनी करवाई थी, उनके नाम पता होना चाहिए कि यार सर ने पहली अस्थि तेल से करवाई थी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, दूसरी एसिटिलीन से करवाई थी, और तीसरी सर ने फ्यूरेन से करवाई थी। उसके बाद उसकी केमिकल रिएक्शन पाए थे जिनमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन में भी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिनमें पहली सर ने कौन सी करवाई थी हेलोजनीकरण, दूसरी कौन सी करवाई थी नाइट्रीकरण नाइट्रेशन, तीसरी कौन सी सल्फोनीकरण सल्फोनेशन, ठीक है ना। तो सारी चीजें आप लोगों को दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक हाँ यार ये सारे तो वो दिमाग में ऑटोमेटिक उनकी तस्वीर बन जाती है, और एक बार तस्वीर बनी और बस हो गया काम, ठीक। तो आज का लेक्चर तो मैं यहीं तक रखूंगा, ठीक है। फिर बची कुछ केमिकल रिएक्शन है, 3 तो मैंने आज के लेक्चर तक करवा दी, 3 हो गई ना। अब जो आगे जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसका डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।